हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। साथ ही हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव कितना होता है और कहाँ कहाँ पर लगता है, वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास में आज का टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है रियलिटी में हमारे पास में एक नेगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश यदि एक दूसरे से अल्प विस्थापित हो, अल्प विस्थापित मतलब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हों, उस दूरी को कहा जाता है 2a। अगर इतनी दूरी पर या हम अल्प विस्थापित कहते हैं इसको परिभाषाओं में, तो देखिए यहाँ पर कहा गया समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के। डेफिनेशन लिखता हूँ, देखिए इसको डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन ये कहती है समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे से अल्प विस्थापित हों, अल्प विस्थापित हों, तो ऐसा निकाय यानी कि इन दोनों का कंप्लीट, अगर हम इस निकाय की बात करें, ये निकाय की यदि हम बात करें, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हुई? ठीक है। विपरीत प्रकृति के आवेश साथ ही अल्प विस्थापित हों 2a से, तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा हमारा? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण को हम शो करते हैं बच्चों P से। किससे शो करते हैं? P से। अभी हमने इस चित्र में बात करी कि विपरीत प्रकृति के परंतु समान परिमाण यहां पर समान है। तो ये क्या कहता है डाइपोल मोमेंट कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q के परिमाण तथा दोनों के मध्य अल्प विस्थापन के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वापस परिभाषा पढ़ना एक बार। द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q के परिमाण तथा दोनों के मध्य अल्प विस्थापन कितना है? 2a के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिएगा इसकी अगर सूत्र लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं अर्थात तो यहां पर हमारे पास में हो गया P इज इक्वल टू Q इंटू दोनों के मध्य का अल्प विस्थापन यानी कि 2a। बात क्लियर है एकदम? अब यहाँ पर विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। अगर मैं इसको सदिश रूप में दर्शाता हूं तो यहाँ पर सदिश के साथ में अदिश का गणा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर भी हमारा किसका आता है? सदिश का ही आता है। तो ये हमारा आंसर होगा इस प्रकार से कि भाई P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a। क्लियर है? ये चीज हमें समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके मात्रक को। मात्रक की यदि हम बात करें तो देखिए बच्चों, कूलाम का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और यहाँ पर यह है विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कूलाम मीटर।
ठीक है, इसको CM से भी दर्शाते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं, कूलॉम-मीटर। ठीक है, राशि की बात करेंगे तो राशि हमने अभी बात कर ही ली है। देखिए यहाँ पर राशि कैसी है, ये वाली दिख रहा है, ये है सदिश राशि। कौन सी राशि है बच्चों, सदिश राशि। अब आप बताइए कि इसकी डायरेक्शन, अगर सदिश राशि है तो मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन कहाँ होगी उसको हम बात करेंगे बच्चों। इसकी डायरेक्शन जो बताई जाती है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर बताई जाती है। कैसी डायरेक्शन बताई जाती है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव। क्यों होती है इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर हो गई है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये फॉर्मूला आया, मात्रक आया, उसके साथ में उसकी राशि हमने बता दी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका एक बेसिक सा जो हमारा आइडिया था वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वो किस किस स्थिति में निकलती है और उन स्थितियों का नाम क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास में दो स्थितियों के अंदर ये मान निकलेगा। पहला हमारे पास में क्या होगा, नाम लिखते हैं, देखते रहिए और साथ में कॉपी लेकर अपने नोट्स को बनाते रहिए। मैं पूरा थ्योरेटिकली जो आपका बोर्ड में आता है उस अनुसार सारा काम करवा रहा हूं, तो साथ में बने रहिए। देखिए तीसरा जो पॉइंट होगा, मतलब दो हमने ये पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे द्विध्रुव के कारण E का मान। ठीक है, अब ये किस किस स्थिति में निकलेगा उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये निकलता है दो स्थितियों के अंदर। पहला निकलेगा अक्षीय रेखा पर। किस पे निकलेगा बच्चों, अक्षीय रेखा पर। और दूसरा हमारा निकलेगा, ये दूसरा होगा निरक्षीय रेखा पर। क्या होती हैं दोनों रेखाएं अभी बताते हैं। देखिए पहला हम लेके चल रहे हैं अक्षीय रेखा। पहले मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि अक्षीय रेखा किसे कहते हैं, अक्षीय रेखा पर। ठीक है, अक्षीय रेखा क्या होती है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर ये नेगेटिव आवेश था, ये हमारे पास में पॉजिटिव आवेश था, ये द्विध्रुव है और इन दोनों के मध्य की जो दूरी बताई गई थी वो कितनी थी बच्चों, वो थी 2a वेक्टर यानी अल्प विस्थापित। अगर मैं कहूं ये मतलब इसको समझना है समझिएगा, -q और +q, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है इसको भी यदि हम आगे बढ़ा दें तो इसको कहते हैं इसकी अक्ष रेखा। क्या कहेंगे इसकी, अक्ष रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा। समझ में आई बात। ठीक है, अगर हम बात करें निरक्ष की, किसकी बात करें, निरक्षीय रेखा की, तो निरक्षीय रेखा क्या होती है बच्चों, आप समझिएगा। निरक्षीय रेखा होती है कि जैसे हमारे पास में ये नेगेटिव था और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव आवेश था, दोनों के मध्य बिंदु को हमने देखा, ये है O बिंदु, दोनों का अल्प विस्थापन तो वही है, क्या है, 2a। ठीक है, लेकिन इनको मिलाने वाली रेखा के, या हम कहते हैं इसको अक्ष रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली जो रेखा होती है ये, इसको कहते हैं निरक्षीय रेखा। क्या कहते हैं बच्चों इसको, निरक्षीय रेखा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि अक्ष रेखा कौन सी है और निरक्ष रेखा कौन सी है। तो देखें इसके अंदर हम अक्ष रेखा की यदि बात करेंगे तो हमारे इस रेखा पर कहीं कोई बिंदु स्थित हो तो इनके कारण उस पर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा ही इसमें हम निरक्षीय रेखा पर बात करेंगे कि निरक्षीय रेखा पर कहीं अगर कोई बिंदु स्थित है तो इनके कारण उस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। अब ये टॉपिक जो आ रहा है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉपी में इसको लिखते रहिए। अगर कहीं भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए, तो हम आपसे डिस्कशन करेंगे। देखिए इसके अंदर पहला पॉइंट है अक्ष रेखा पर
अक्षीय रेखा पर E किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। क्लियर हो गई स्थिति? समझिएगा ध्यान से क्या बता रहा हूं। पहले इसके डायग्राम की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं यही बताता हूं आपको, यहां पर हमारे पास में है नेगेटिव क्यू, ठीक है, ये है नेगेटिव क्यू और ये है हमारा पॉजिटिव क्यू, और इनको मिलाने वाली रेखा जो है वो ये वाली है। और अभी अभी हमें अक्ष रेखा की बात करी, तो अक्ष रेखा मतलब इसको हमने आगे बढ़ाया तो ये कहलाती है इसकी अक्ष रेखा। और ये इसका क्या है? मध्य बिंदु माना क्या है? O है। और इसको कह दीजिए ये A बिंदु और ये कह दीजिए B बिंदु है। इस O बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है क्या? मान लीजिए P बिंदु है, ठीक है। तो इन दोनों के कारण या इस निकाय के कारण इस P बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों के मध्य की टोटल डिस्टेंस कितनी थी बच्चों? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? वो होती है हमारे पास में 2a, होती है ना अल्प विस्थापन। तो अगर मैं बात करूं क्या यहां से लेकर इस पर जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो कितनी दूरी पर होगा? तो देखिए, यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी है? r। अगर इसका आगे यहां तक की और ऐड करें तो देखो इसको आधा ही तो करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक a, तो a और r, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट दूरी हो जाएगी ये यहां से लेकर यहां तक की, तो ये दूरी हो जाएगी r प्लस में a। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर हुई? ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पॉजिटिव के कारण। पॉजिटिव के कारण जो दूरी होगी वो कितनी रहेगी यहां से यहां तक की? अब बताइए, टोटल दूरी यहां से यहां तक की कितनी थी? ये देखिए, ये है r, और इसको यदि यहां तक कम कर दें तो ये दूरी आ जाएगी ना हमारे पास। तो r में से हमने a को घटा देना है, तो r माइनस a। एकदम क्लियर होगा? चित्र को ध्यान से एक बार बना लीजिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहां तक स्थिति समझ आ गई। अब देखिए, अब हम यहां देखेंगे कि हमारा जो आवेश था माइनस क्यू, कौन सा? माइनस क्यू। माइनस क्यू के बारे में हमने बात करी थी कि ऋणात्मक आवेश जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या हमारे पास में चार्ज की बात करें नॉर्मली, तो उसमें विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं, कि उसी की डायरेक्शन में होती हैं। तो इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र काम करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसकी ओर खत्म होता हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर हुई? तो हम इसको कह सकते हैं E1। ठीक है, पहले इसके कारण बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 2 के कारण। ठीक है, अपना प्लस क्यू क्या करता है? उससे अवे होती है ना सारी बल रेखाएं बाहर की ओर, यानी कि इसके कारण जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो ये हुआ हमारा E2। बात तो एकदम क्लियर होगी। तो इस प्रकार से E1 ये वाला और E2 ये वाला होगा। अब हम P पर मान निकालेंगे कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी माइनस क्यू के कारण P पर E1, समझिएगा यहाँ पर E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बात करी थी E का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? E का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R²। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वही काम आ रहा है इसमें। तो Q कितना है हमारे पास में? Q अपॉन में R², यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये तो है ना, तो ये कितनी है? R प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे एक चीज कि यहां पर हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिया? नेगेटिव की बच्चा ये है कि यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्शन तो हमने पहले ही इसके कारण शो कर दी कि इस दिशा में होगा, तो यह नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो केवल और केवल डायरेक्शन को शो करेंगे। तो हमें पता चल चुका है कि भाई ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। क्लियर होगी यहाँ तक की बात? तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया, केवल मैग्नीट्यूड को यहाँ पर लेकर काम करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? अब हम बात करते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा सेकंड बिंदु। सेकंड जो है हमारे पास में वो है पॉजिटिव Q के कारण, पॉजिटिव Q के कारण P पर E2। अब हम इसको निकालेंगे तो बताइए E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाएगा Q। अब इसकी दूरी कितनी है बच्चों? ये वाली, ये दूरी कितनी है? ये रही R
माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। बात एकदम क्लियर होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पहले E1 निकाल लेना है, फिर आपको E2 निकाल लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपने बना लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट करते रहिएगा। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम निकालें तो इससे पहले हमें एक चीज समझनी है। देखिए क्या, यहां पर E और R का रिलेशन कैसा है? E और R का रिलेशन है इस प्रकार का, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि R जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही कम क्या होगा? E होगा। यानी दूरी यदि बढ़ती चली जाएगी आवेश से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या है? अगर ये इसकी दूरी के अकॉर्डिंग बात करें तो E1 का मान क्या है? कम है। E1 का मान क्या है? कम है विद रिस्पेक्ट टू Q। कौन सा वाला? प्लस Q। तो यानी कि E2 इसके ज्यादा पास है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा बशर्ते इसके। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा? देखिए, EP इज इक्वल टू E2 ज्यादा है माइनस E1। बात क्लियर हो गई एकदम। EP इज इक्वल टू E2 माइनस में E1। दोनों की वैल्यूज उठा के रख दीजिए और सॉल्व करते चलिए। देखिए E2 कितना है? ये रहा हमारे पास। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है ना कॉमन पूरा, ये वाला मान, और ये कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या बचा? पहले ये वाला आएगा, देन 1 अपॉन R माइनस का A का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई यहाँ तक की स्थिति। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए आगे, EP इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लघुत्तम लीजिए बच्चों, इसका लघुत्तम क्या आएगा दोनों का? देखिए R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। बात एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और इसको यदि मैं खोल देता हूं तो देखो R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2A और R यहाँ पर आ जाएगा ना ये, और फिर आएगा माइनस बीच में। क्या आएगा? माइनस। और ये जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो R माइनस A का होल स्क्वायर इधर आएगा, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR होगा, तो उसकी विपरीत चिन्ह हो जाएंगे। कारण ये है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखिएगा, R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस का 2A और R। एक बार लिख के देखिएगा, कहीं भी दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर क्यों कटा? क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। चलिए आगे लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। अब देखिए, यहां पर इतना होने के बाद में कैसे आएगा मान? देखिए, EP इज इक्वल टू, यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहां कितना बच गया बच्चों? 2AR प्लस 2AR कितने हो गए? 4AR। कितने हो गए? 4AR। और नीचे हमारे पास में देखो A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी A प्लस बी फॉर्मूला होता है ना हमारे पास में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर, और टोटल का क्या था इनका? होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर यहाँ आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, A माइनस बी A प्लस बी होता है ना मान, तो उस अनुसार इसको लिखा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टोटल का क्या था? होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दिया गया। आगे देखिए, अगली स्टेप को इसको सॉल्व करते हैं। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2A और 2R लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो क्या हुआ है? इसको लिखने से क्या फायदा मिला? मैं इसको लिखने से फायदा क्या मिला? हमारा टॉपिक पढ़िए, द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर E है ना। तो द्विध्रुव देखो ये बन रहा कि नहीं बन रहा? Q इंटू 2A बन रहा है ना। तो Q इंटू 2A होगा, तो यहां हम लिख देंगे EP इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा P, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हो गया P इंटू में हो गया 2R, और अपॉन में है हमारे पास R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात एकदम क्लियर होगी।
इस प्रकार से ये बना। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास में जो ये r था, क्योंकि यहाँ हमारा क्या था, प्लस का q था, यहाँ हमारा क्या था, माइनस का q था, और ये दूरी कितनी थी, 2a की थी, 2a की थी ना। अब आप खुद सोचिए बच्चों, ये तो P बिंदु था यहाँ पर, ठीक है, जिसकी दूरी कितनी थी, r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक a थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होती है, a। तो ये तुलना कर रहा है इन दोनों की, r और a। तो इसको तो हमने पहले ही अल्प विस्थापन कहा था। क्या कहता, अल्प विस्थापन। तो ये तो उसका भी आधा हो गया, तो अल्प विस्थापन का भी आधा, यानी कि ये तो बहुत कम हो गया रेस्पेक्टिवली r, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, चूंकि r स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन a स्क्वायर, देन a स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे बच्चों, वो मान लेंगे नगण्य, है ना, एकदम नगण्य वैल्यू मान के चलेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको नगण्य मानकर हटा दें तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया r की घात 4। तो r की घात 4 होते ही ऊपर वाला एक r से r कटा, तो नीचे बच गया r क्यूब, ठीक है। करके देखिएगा इसको, तो यह है हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया 2p और नीचे हो गया r का क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास में ये वैल्यू आती है EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। हम इसको एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है k, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है 2kp अपॉन r क्यूब। बात एकदम क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास में अक्षीय रेखा के ऊपर किसी बिंदु पर E का मान ज्ञात किया जाता है। तो इनका रिलेशन यदि हम देखते हैं तो EP व्युत्क्रमानुपाती है r क्यूब की, यानी कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था एकल आवेश के कारण, उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, ये वाला। तो इसमें और इसमें देखिए अंतर क्या आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि यहाँ पर r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो E आता है वो r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, और जो एकल आवेश के कारण होगा वो होगा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। इसका एक वेक्टर फॉर्म और लिख देते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। कल के वीडियो के अंदर हम इसकी निरक्षीय स्थिति को बात करेंगे। देखिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म लिखें इसका। देखिए वेक्टर फॉर्म में यदि मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास में है EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया है 2p अपॉन में r क्यूब। अब इसकी यदि मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूं तो यहां पर आता है p कैप। क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं तो p कैप आएगा, ठीक है, एकांक सदिश। अब p कैप यदि आया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, देखो p कैप इज इक्वल टू p वेक्टर अपॉन में p, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिएगा यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो p और p कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, p वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये चीज हो गई है तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है p कैप, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम p वेक्टर। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन में r क्यूब। तो इस तरह से हमारा अक्षीय रेखा के ऊपर जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र था वो हमने ज्ञात किया है। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, अगर नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक आप कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब के साथ में एक नोटिफिकेशन का बेल आता है तो उसको जरूर से जरूर ऑन कीजिएगा। यही हमने समस्या देखी है, आप ऑल बटन को क्लिक नहीं करते हैं। ऑल बटन को क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास हमारे आगने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो जरूर से जरूर उसको ऑन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।